हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी और एक लेसन है। आज हम और एक लेसन पढ़ेंगे, सुनने के लिए तैयार हो? तो आज हम ये लेसन पढ़ाने के पहले और छोटी सी विषय तुमसे बात करेंगे। और देखिए, अभी ये छोटे बच्चे गाँव में कहाँ पर खेलते हैं? तो हमेशा धूल में खेलते हैं। वो मिट्टी खाते हैं और ये मिट्टी में खेलना उनको बहुत पसंद है ना। तो और उसी प्रकार वो वहाँ पर छोटे छोटे गांवों में सड़क होते हैं, वो भी मिट्टी का है। रोड्स वो भी मिट्टी का है। तो वहाँ पर बस और सभी कुछ ना कुछ आएगा तो क्या होता है, वहाँ पर धूल उड़ता है। बहुत धूल उड़ता है। तो ये सभी हम ये सभी देखने से, जहाँ पर अभी हम कुछ वस्तु हमेशा ये क्या साफ करते हैं, क्यों करते हैं? तो ऊपर कुछ धूल जम जाता है, तो धूल को हम पूरा पोंछ कर साफ करते हैं। तो ये सभी देखते समय हमको किसके ऊपर आ रहा है, सभी ये विषय देखने से धूल। तो ये हमारा स्पर्श बुक में पहला पाठ क्या है? धूल। ये धूल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये धूल लिखने वाला लेखक, मतलब वो महान कवि है। असली में वो महान कवि है, मगर यहाँ पर ये धूल नामक ये पाठ लिखे हैं। वो ये कवि का नाम होता है। देखिए अभी तुम्हारे सामने अभी वो कवि का तस्वीर है, मतलब फोटो, उनका फोटो देखिए अभी। वो इनका नाम है रामविलास शर्मा। उनका नाम है रामविलास शर्मा। तो ये उनका जन्म हुआ है 1912, मतलब 1912 में, 1912 में वो पैदा हुए हैं। तो वो कहाँ पर पैदा हुए? मतलब उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में छोटा सा एक गांव में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में उन्नाव नामक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जिले में एक छोटा सा गांव में वो पैदा हुए हैं। ये कौन है? रामविलास शर्मा। वो अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में एमए किए हैं। इंग्लिश में एमए किए हैं। ये लखनऊ विश्वविद्यालय, मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पर लेक्चरर के रूप में, इंग्लिश लेक्चरर के रूप में वो काम किए। ये लेक्चरर को प्राध्यापक बोलते हैं। वो अंग्रेजी प्राध्यापक रूप में वो काम करते थे। तो ये क्या है, वो इसके बाद वो काम करते समय ही वो पीएचडी किए हैं। और पीएचडी करने के बाद वो बहुत सारे बुक्स भी वो लिखे हैं। वो क्या है, अभी उनकी कई किताबें हैं। वो किताबों में मैं कुछ किताबों के बारे में तुमको बताऊंगी। क्या मतलब, ये भारतेंदु और उसका युग एक किताब का नाम है, और एक किताब का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और एक है हिंदी नवजागरण, एक किताब है। और प्रेमचंद और उसका युग, ये सभी बड़े बड़े किताब वो निबंध के रूप में वो लिखे हैं। और निराला जी की साहित्य साधन, और भारत में अंग्रेजी राजा और मार्क्सवादी, ये सभी उनके लिए कई अच्छे अच्छे किताबें। तो अभी एक गांधी भी एक किताब लिखे हैं। तो इसी प्रकार कई किताबें वो लिखे हैं। और एक नाटक लिखे हैं, वो बहुत अच्छा नाटक है। वो नाटक क्या है? वो पाप के पुजारी। वो नाटक का नाम पाप के पुजारी। और क्या, और एक उपन्यास मतलब क्या है? नॉवल। उपन्यास मतलब नवल है। वो एक एक नवल भी लिखे, उपन्यास लिखे हैं। उसका नाम होता है 4 दिन। उसका नाम है 4 दिन। तो ये सभी तुमको बाद में मैं लिख कर मैं भेजूंगी, मगर अभी सुनो। तो ये हो गया ना, ये इनके बारे में। ये कवि के बारे में वो क्या क्या लिखे अभी मैं बताई तुमको। उनको कुछ सम्मान, मतलब उनको कुछ साहित्य पुरस्कार मिला है। तो वो क्या है, वो साहित्य अकादमी के द्वारा उनको एक सम्मान हुआ है। क्या? व्यास सम्मान। जो बहुत अच्छे लिखते हैं उनको व्यास सम्मान, व्यास सम्मान रूपी एक उपाधि देते हैं। तो उनको वो मिला। उसके साथ साथ उनको कई रकम मीन्स रुपये, कुछ रुपये भी दिए हैं। और क्या है, और एक क्या है, साहित्य अकादमी के द्वारा ये सालाक सम्मान और एक है, उनको वही मिला है। तो ये उपाधियों के साथ साथ उनको बहुत धन संपत्ति भी मिली। तो वो धन संपत्ति वो जो अनएजुकेटेड है,
तो निरक्षर है, मतलब उनको साक्षर करने के लिए, मतलब उनको एजुकेट करने के लिए अपने जो उनको मिलने वाले धन दे दिए हैं। वो एक अच्छा कवि है। अभी तुमको कवि के बारे में पूरा पता चला। अभी ये कौन है? ये कवि का नाम क्या है? अभी रामविलास वर्मा। अभी प्रस्तुत ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं धूल है, वो धूल का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डस्ट? धूल मतलब डस्ट, वो वहाँ पर लिखे हैं। तो अभी ये इसी पाठ के द्वारा समाज में ये कैसे मनुष्य की क्या कैसे किस प्रकार वो थी, उनकी एटीट्यूड कैसे है, वो उनका भावना कैसे है, वो कैसे थिंक कर रहे हैं, ये मिट्टी के बारे में वो क्या लिखे हैं अभी हम यहाँ पर मैं बता रही हूँ। देखिए अभी कवि ये रामविलास शर्मा जी ये धूल पाठ में ये बताए कि कुछ लोग ऐसे हैं, ये हीरा मतलब डायमंड। देखिए अभी क्या है, ये डायमंड है। ये डायमंड कितना अच्छा सुंदर दिखाई पड़ रहा। ये डायमंड को सभी वो कितना चकमका रहा है, बहुत अच्छा जगमगा दी है। ये क्या है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा। तो उसको देखने में, उसको पहनने में लोग बहुत पसंद करते हैं। मगर वो डायमंड कहाँ कहाँ मिलता है? पूरा मिट्टी के अंदर मिलता है। पूरा मिट्टी को खोदने से वो मिलता है। तो उसको पूरा हम मिट्टी से बहुत भूमि को खोदते समय वहाँ पर नीचे वो सभी मिलता है। मगर उसका पूरा मिट्टी से, वो पूरा मिट्टी से ही भरा होता है। मगर उस मिट्टी को मिला पूरा हम निकालने के बाद वो डायमंड को अच्छे से साफ करने के बाद इतना अच्छा सुंदर दिखाई पड़ेगा। मगर ये इसका जन्मदाता कौन है? मिट्टी। मिट्टी ही इसका जन्मदाता है। ये तो अभी इसीलिए क्या है वो, मगर लोग क्या करते हैं, वो मिट्टी जन्मदाता है, वो पिता है, मिट्टी डायमंड का पिता जैसे है। मगर वो मिट्टी को वो पसंद नहीं करते हैं। और क्या है, वो ये जो हीरा है, ये डायमंड है, हीरा को ही अत्यंत पसंद करते हैं। तो ये मनुष्य, आजकल का मनुष्य का ये उनका ये है स्वभाव, ही स्वभाव ऐसे है। वो और भी वो लेखक ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे गांव में क्या करते हैं बच्चे लोग। देखिए अभी ये बच्चे लोग, अभी श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण, और वहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, सभी भी मिट्टी में खेलते थे, वो कि मिट्टी खाते थे। तो अभी क्या श्री कृष्ण मिट्टी खाया, तो वो यशोदा, माँ यशोदा पूछ रही है, ये बेटा क्या खाया, एक बार दिखाओ तुम्हारा मुँह, इस प्रकार वो अभी पूछ रही है। तो अगल बगल के बच्चे भी मिट्टी में हैं। वो उन दिनों में ही नहीं है, आजकल भी छोटे छोटे गांव में मिट्टी में खेलते हैं और मिट्टी खाने के लिए पसंद करते हैं छोटे बच्चे। तो और क्या है, ये मिट्टी का ऊपरी भाग ही धूल है। मिट्टी का अब जब हवा आता है जोर से, तभी क्या होता है, वो धूल उड़ता है। ये धूल उड़कर ये क्या होता है, सभी के ऊपर वो धूल ये पूरा भर जाता है। एक एक बार क्या होता है, फूल होते हैं ना, फूल के पकड़ मतलब ये పువ్వుల యొక్క రెక్కలు మీద ఆ ధూళి పడితే చాలా అందంగా ఉంటుంది। मतलब फूल के पकड़ों पर जो मिट्टी धूल होता है वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। तो और एक बार क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे, वो धूल से भरा हुआ उनका शरीर भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। तो इतना सुंदर वो धूल से भरा हुआ बच्चे भी सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो इसी प्रकार वो मिट्टी का, वो धूल का महत्व को यहाँ पर बताया है कवि। इसके बाद वो क्या बताया, इसीलिए वो बताया कि धन्य धन्य वे है नर मैल जो करत गात। एक वाक्य बोल के है, धन्य धन्य वे है नर मैल जो करत गात। क्यों? मतलब क्योंकि वो ये हीरे मतलब क्या है, डायमंड के लिए धन्य धन्य बताए, बहुत महत्व है, महान या ग्रेट है। डायमंड वेरी वैल्यूबल है, इसीलिए उसको धन्य धन्य बताया है कवि। इसके बाद वो क्या बताया है, वो मैल शब्द, मैल जो गात, मैल शब्द के साथ वो कीचड़ मतलब क्या, वो जो कीचड़ है, मिट्टी है, उसको बहुत हीन स्थिति से उसको मैल रूप में वो शब्द को अपनाया है। तो अभी क्या है, वो लोगों का एटीट्यूड मतलब लोगों की मनोभावना ऐसे होता है, जो अत्यंत वैल्यूबल होता है, जो अत्यंत महान है, हीरे जैसे, वो हीरे को बहुत पसंद करते हैं। मगर वो हीरा कहाँ से पैदा हुआ है, वो तो मिट्टी से। मगर वो मिट्टी को पूरा मिट्टी से बहुत नफरत करते हैं, मतलब हेट करते हैं।
तो ये भावना अच्छा नहीं है। ये कवि यह कहना चाहता है कि ये भावना मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है। ये तो अभी ये हो गया ना। अभी इसके बाद क्या है, ये तो वो मिट्टी का महत्व को और भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मतलब हमारा शरीर मनुष्य हर शरीर ही मिट्टी से बना हुआ है। तो ये मिट्टी से हमारा शरीर मिट्टी से बनाया गया है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तभी तक पूरा मिट्टी से उत्पन्न होने वाले फसल, मतलब हमको जो कुछ खा रहे हैं तभी क्या है, चावल, नहीं तो कुछ ये साग सब्जियां, नहीं तो फल फूल, जो कुछ है सभी भी मिट्टी से ही आ रहा है। मिट्टी अगर नहीं होता तो हमको खाद्य पदार्थ ही नहीं है। हम कोई भी ये नहीं खा सकते। इसीलिए मिट्टी महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। जब तक हम जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी तक मिट्टी के साथ हमारा रिलेशन होता है, हमारा संबंध होता है, ये बताए हैं वो कवि। इसके बाद क्या बता है इसको, ये कवि ये एक मिट्टी का महत्व और भी महान है। कैसे कैसे, मतलब ये देखिए, अभी हमारा कई देशभक्त लोग हैं। ये देखिए, ये देशभक्त लोग हैं। तो देखिए, अभी ये एक सैनिक है। ये देशभक्त लोग क्या करते हैं, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो हमारे भारत भूमि या हमारे भारत देश के सैनिक होंगे तो क्या है, भारत भूमि से अत्यंत प्यार करते हैं। तो वो क्या है, उनकी जो उनकी पत्नी होती है ना, तो उनकी माँ होते हैं, वो क्या करते हैं, धूल को ये उनके माथे पर, मतलब यहाँ पर फोरहेड में तिलक के रूप में लगाते हैं। तिलक के रूप में लगाते हैं मिट्टी को, धूल को। और क्या, ये जो सैनिक है, वो सैनिक क्या करते हैं, देखिए अभी यहाँ पर ये सभी सैनिक है। ये सभी सैनिक लोग युद्ध के लिए जाते हैं। जाने के बाद फिर से वहाँ पर पूरा जीत कर आ जाते हैं। हमारे भारत से कहीं पर जाते हैं, जीत कर आते हैं, तभी वो क्या करते हैं, मिट्टी को पूरा बहुत स्नेह से ऐसे वो उसको ये मुँह से चूमते हैं। అంటే ఆ మట్టిని ఇలాగ ముద్దాడతారు ఒకసారి. ఎందుకంటే మట్టి ఈ ఒక దేశం నుండి అంటే బయటికి వెళ్ళి యుద్ధంలో గెలిచి వచ్చి మన దేశం యొక్క మట్టిని ఒకసారి ముద్దు పెట్టుకుంటారు స్నేహంగా. ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారు, యుద్ధానికి వెళ్ళినటువంటి స్త్రీలు, అంటే ఎవరైనా సరే స్త్రీలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క భర్తలకి యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు బొట్టు పెడతారు మట్టిని. अभी तुमको समझ में आया। वो अभी इसके बाद क्या है, ये सैनिक इतना वो स्नेह रखते हैं मिट्टी से। और क्या है, ये इसी प्रकार मिट्टी का महत्व अधिक से अधिक होता है। तो अभी यहाँ पर ये कवि क्या किया, वो कवि होने के कारण इसके लिए एक साहित्य, मतलब लिटरेचर के रूप में इसको ये धूलि को कई नाम दिया है। ये सभी मैं नोट्स में भी देती हूँ, मगर अभी एक बार देखो क्या दिया है। क्या दिया, मतलब अब देखिए, अभी धूल, धूली, धूली, धूरी, 4 नाम दिया है। धूली को 4 नाम दिया है। क्या क्या दिया है, धूल, धूली, धूली और धूरी। देखिए अभी ये 4 नाम का, ये नामों के लिए कुछ महत्व भी दिया है। वो क्या महत्व दिया है, देखिए अभी धूल मतलब क्या है, वो जीवन का यथार्थवादी, मतलब क्या है, जीवन में, हमारा जीवन में सब कुछ धूल मतलब मिट्टी की वजह हो रहा। हम मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में पैदा हुए, मिट्टी में आने वाले सभी भी उत्पत्ति सब कुछ खाकर हम जी रहे, और क्या कर रहे हैं, हम मर जाने के बाद भी मिट्टी में ही हम मिल जाएंगे। तो इतना महान होने वाले ये धूल को क्या, ये तो जीवन का यथार्थवादी कि जो नेचुरल तो बताया। और क्या है, धूली, धूली का अर्थ क्या होता है, वो एक कविता के, ये तो उसकी कविता, मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा, इट इज वन ऑफ द लिटरेचर होने से वो क्या होता है, लिटरेचर का पूरा यथार्थ, मतलब इट इज नेचुरल। फर्स्ट वर्ड धूल का अर्थ, धूली का अर्थ होता है ये कविता, इट इज अ पोएम। धूली मतलब छायावादी, धूली मतलब छायावादी। क्यों, मतलब छाया मतलब जो हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ता है, అంటే మనం ఏది చూడగలము, उसको छायावादी बोलते हैं।
तो अभी धूलि के लिए छायावादी दर्शन, वो हम धूलि को देख सकते हैं। और क्या है धुरी, धुरी का अर्थ होता है लोक संस्कृति का नया जागरण, मतलब हम ये संस्कृति जो होता है हमारा कल्चर, उसके लिए एक प्रकार की नया जागरण, मतलब एक प्रकार की हमको प्रेरणा दे रहा। तो इसी प्रकार वो क्या है, ये धूल के लिए हमको 4 व्यंजनों से 4 संज्ञा दिए हैं। 4 मतलब क्या है, 4 क्या क्या है, धूल, धूली, धूली, धुरी, ये 4 शब्दों से वो बताया है। अभी ये चार शब्दों के लिए भी हमको 4 प्रकार के क्या क्या होता है वो भी बता दिया है। तो इसके बाद वो क्या बताया है धूली के बारे में, वो क्या मतलब धूली कितना महत्व होता है हमारे लिए। तो अभी क्या है, ये लेखक ये बोल रहा है कि धूल में, हमेशा धूल में कौन काम करते हैं, किसान लोग, किसान मतलब फार्मर्स। वो क्या करते हैं धूल में वो काम कर करके पूरा इतना कीचड़ में वो उनका पैर और ये पूरा हाथ सभी भी उसी में रखकर वो दिन रात भी काम करते हैं। काम करने के बाद जितना फसल आता है वो फसल लेकर ये सभी हम हमारे तक लाते हैं। अगर वो किसान इस प्रकार मिट्टी में वो काम नहीं करता तो हम कहाँ खाएंगे, कहाँ से हमको आएंगे सभी भी। इसीलिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है और मिट्टी में काम करने वाले किसान है। वो किसान अगर वो मिट्टी से नफरत मीन्स हेट करेगा तो कैसे वो फसल उगाएगा। तो इसीलिए मिट्टी से कोई भी ये क्या है, कोई नफरत मत करो। ये मिट्टी से तुम प्रेम तो, कविता तो मत लिखो मगर प्रेम मत करो, मगर मिट्टी से क्या ये तुम हेट मत करो। ये बोल रहा मिट्टी से प्यार करना तो छोड़ो, प्यार तो कोई नहीं करेंगे, मिट्टी में तो अपना पैर भी नहीं रखेंगे, मगर हेट मत करो, क्योंकि ये मिट्टी ही हमारे जीवन से संबंधित सब कुछ है। इसीलिए लेखक ये लास्ट में अंत में वो क्या बताया, मिट्टी से प्यार करो, मिट्टी ही सर्वस्व है, इसी प्रकार वो बताया है। तो अभी ये धूल पाठ के अनुसार इतना है। ये धूल पाठ तुमको अभी समझ में आया, ये धूल। इसके बाद तुमको अभी क्या है, धूल के लिए क्या क्या तुमको नोट्स है, वो नोट्स मैं दे रही हूँ तुमको, और नोट्स के साथ साथ क्या क्या सभी भी मैं नोट्स के साथ ही भेजूंगी। ओके, अभी तुमको समझ में आया तो ये सभी तुम अच्छे से एक बार देखो, अगर जो समझ में आया वो लिखो। ओके, धन्यवाद।